स्वागत है मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से एस्ट्रोमेट्रिका के इस कंटिन्यूड वीडियो सेशन में। जहां से हमने पिछले वीडियो को छोड़ा था, हम इस वीडियो को वहीं से आगे लेकर के जाने वाले हैं। तो मैं कुछ चंद क्षणों में आपको यह याद दिला दूं कि आपने पिछले वीडियोस में आखिर क्या-क्या किया था। सबसे पहले यदि आप मेरे इस कर्सर को फॉलो करेंगे तो सर्वप्रथम आपने astrometry.cfg को बदलने के बाद उसको ps1.cfg किया था। कहां से जाकर के? फाइल में, सेटिंग्स में जाकर के आपने पूरा परिवर्तन किया था। उसके उपरांत आप इस आइकन से कह लीजिए या फाइल में जाकर के लोड इमेजेस में जाकर के आपने शायद इमेजेस लोड की हो, या कंट्रोल और एल दबा करके अपने कीबोर्ड से आपने इमेजेस को लोड किया हो। ये चारों इमेजेस उस जगह से आपके सिस्टम पर लोड हुई जहां पर ये इमेजेस सेव थी। तदोपरांत आपने शायद डेटा रिडक्शन के लिए प्रथम जो हमारी चरण है उसकी तरफ आप गए होंगे। आप गए थे, होंगे कहना गलत था, हम सभी गए थे और इस हरे बटन से हम लोगों ने डेटा रिडक्शन किया था। जो लोग यहाँ से नहीं, जिन्होंने डेटा रिडक्शन किया था, वे एस्ट्रोमेट्री पर गए होंगे, क्लिक करने के उपरांत डेटा रिडक्शन पर क्लिक किया होगा, या फिर जिन्होंने कीबोर्ड का सहयोग लिया होगा उन्होंने कंट्रोल+A की मदद से डाटा रिडक्शन को अंजाम दिया होगा। रिडक्शन के उपरांत आपको हरे गुड स्टार्स, या फिर पीले बैड स्टार्स, या फिर नीले स्टैटिक स्टार्स मिले होंगे। उसके बाद जो द्वितीय सोपान था, दूसरी सीढ़ी थी एस्ट्रॉइड डिस्कवर करने के लिए, वह थी नोन ऑब्जेक्ट ओवरले। इस पर क्लिक करने के बाद आपको 7 वर्णों का ऑब्जेक्ट और 5 वर्णों का ऑब्जेक्ट आपको प्राप्त हुआ होगा। इस तरीके के ऑब्जेक्ट जो कि लाल रंग की लिपि में, लाल रंग में लिखे हुए आपके ऑब्जेक्ट हैं, जिसमें उनका चमक, उनके मैग्नीट्यूड के बारे में भी वर्णन है, वह भी जो है आपको प्राप्त हुए होंगे। अब तीसरे नंबर पर जिस चीज की हमको बहुत देर से इंतजार था, वह है हमारा ब्लिंकिंग की फैसिलिटी, कि हम इमेजेस को किस प्रकार से एनिमेट करके उनको चलता हुआ देख सकते हैं। तो जिस काम के लिए हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं, एस्ट्रोमेट्री, उसकी शुरुआत अब हम लोग, उसका शुभारंभ कह लीजिए, श्री गणेश कह लीजिए, यहाँ पर ब्लिंकिंग और मैनुअल स्कैनिंग के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम यह ब्लिंकिंग की इमेज आपको यहाँ पर नजर आएगी। आप चाहें तो यहाँ से ब्लिंक कर सकते हैं, आप चाहें तो टूल्स पर जाकर ब्लिंक इमेजेस कर सकते हैं, या फिर आप सीधे सीधे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और बी दबाकर ब्लिंक कर सकते हैं। जैसे ही आप ब्लिंक को, इस बटन को दबाएंगे, आपको दिखेगा एक 5वीं विंडो आपके सामने खुलेगी, और उस खुली हुई विंडो में आपको जो चलते हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, जो फोरग्राउंड के चलते हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, वो बैकग्राउंड के पिछले हिस्से के सापेक्ष आपको चलते हुए बहुत तेजी से दौड़ते हुए नजर आएंगे। मैं आपके सामने अब ब्लिंकिंग की यूटिलिटी को प्रारंभ करने जा रहा हूं। देखिए, मैंने क्लिक किया और कुछ आपको चलती फिरती चीजें नजर आने लगी। यह वास्तविकता में क्या है? आप अपने इमेज की बाईं तरफ आप ऊपर देखें तो आपको नजर आ रहा है इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4। इसने क्या किया है, इस ब्लिंकिंग ने चारों इमेजेस को एक के बाद एक के बाद एक आपके सामने प्रस्तुत किया है। और उस प्रस्तुतिकरण में जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी वस्तु अपना स्थान को अन्य वस्तुओं के सापेक्ष ज्यादा तेजी से बदल रही है, वह वस्तु आपको चलती हुई नजर आ जाएगी। बस वही चलती हुई वस्तु को की खोज करने के लिए ही तो हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि शायद वो चलती हुई वस्तु एक क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड हो सकती है, शायद वो एक ट्रांस नेप्टूनियन ऑब्जेक्ट हो सकता है, वह कुछ भी हो सकता है, जो कि वह अपने बैकग्राउंड के सापेक्ष काफी तेजी से अपनी जगह को बदल रहा है। तो आइए इन सभी चीजों का बहुत विस्तार से एक एनालिसिस की तरफ कदम आगे बढ़ाते हैं। उसके लिए हम लोग सबसे पहले जाएंगे अपने इस जूम बटन पर। 1 या 2 बार क्लिक करने के बाद काफी अच्छे से नजरें जो हैं आपकी इन सभी ऑब्जेक्ट्स को देख सकेंगी, और आप बहुत विहंगम दृश्य वो देख सकते हैं कि जिसमें आपको ये 7 वर्णों का ऑब्जेक्ट चलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको यह 5 वर्णों का ऑब्जेक्ट ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है, भले ही यह ओझल हो जाता है। उसके अलावा एक बिना किसी वर्ण का भी ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि कहीं पे भी नॉन ऑब्जेक्ट ओवरले में वर्णित नहीं है। अब मैं इस ब्लिंकिंग को रोक करके आप सभी के सामने एक बार मैं प्रारंभ करके जिसमें तीनों ऑब्जेक्ट आ जाएं ताकि मैं चर्चा कर सकूं। आप यह देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज, अब मैं कुछ
नामकरण से रिलेटेड आपके सामने रखना चाहता हूं। जब आपने नॉन ऑब्जेक्ट ओवरले किया था तो मैंने आपके सामने क्या बताया था? मैंने बताया था ये वे ऑब्जेक्ट हैं, वे वस्तुएं हैं जो पहले से ही हमको ज्ञात है। तो 7 वर्ण का एक ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी 7 वर्णों का एक वस्तु जो है वो हमारे सामने चल रही है। वह वस्तु जरूरी नहीं है कि इस स्क्वायर में हो, इसके आसपास कहीं पे भी वो मौजूद अगर वो वस्तु है तो आप उसको उसी नाम से समझ सकते हैं। ये थोड़ा सा कंप्यूटर का या सॉफ्टवेयर के एडजस्टमेंट में आप कह सकते हैं कि कभी कभी वह वस्तु इस स्क्वायर से इधर उधर छिटक भी जाती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो वस्तु चल रही है वह इस स्क्वायर के नीचे की तरफ दाहिनी ओर मौजूद है। इसी तरीके से यहाँ पर जो इस 5 वर्ण की जो वस्तु का जो नामकरण हुआ है उसके नीचे, बिल्कुल नीचे एक पॉइंट मौजूद है जो कि चल रहा है। जिन लोगों को इस तरीके से देखने में अटपटा लगता है वे इन्वर्ट इमेज में जा करके इन चीजों को चलता हुआ देख सकते हैं। रात के आकाश में मैं दोबारा से ब्लिंकिंग को प्रारंभ करूंगा और अब आप देखिए जैसे ही मैं ब्लिंकिंग में गया तो यहाँ पर ये चारों बटन एक्टिव हो गए। आप टूल्स में भी जाएंगे तो ये चारों बटन आपको एक्टिव नजर आएंगे। इस हरे वाले से आप ब्लिंकिंग को प्रारंभ कर सकते हैं, लाल वाले से ब्लिंकिंग को रोक सकते हैं। इससे आप एक एक इमेज आगे जा सकते हैं, जैसे इमेज 2, इमेज 3। इससे आप एक एक इमेज पीछे आ सकते हैं, 3, 2, 1, 4, 1। कुछ इस तरीके से आपको ये ऑब्जेक्ट दिखेंगे। और ये एक आपको जो दिख रहा है ये आवृत्ति है, इट इज द फ्रीक्वेंसी। आप चाहें तो इस आवृत्ति को बढ़ा सकते हैं, ब्लिंकिंग की आवृत्ति को। उदाहरण के तौर पे यदि आपने इसको 5 कर दिया तो आप देखिए कि कितना जल्दी जल्दी ये जगह अपनी बदलेगा। 5 बार जो है वो एक बार में ये अपनी आप फ्रीक्वेंसी दे रहा है। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे आपसे अभी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि शुरुआती दौर में थोड़ा फ्रीक्वेंसी को मध्यम रखें या एक न्यूनतम रखें ताकि वह आपको आराम से नजर आए। तो अब मैं अपने जिस रंग, जो मुझको रंग रूप वेशभूषा इस आसमान की पसंद है, मैं उसकी तरफ जाता हूँ, दोबारा इन्वर्ट कलर करता हूँ। और जिन लोगों को यह रंग पसंद है वो इस रंग में भी काम कर सकते हैं, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको सामने कुछ चीजों को जो रख रहा था, मैं दोबारा ब्लिंकिंग रोक करके उन चीजों की चर्चा प्रारंभ करता हूँ। यह 7 वर्णों का एक ऑब्जेक्ट आपके सामने है, K15XY4L। 7 वर्णों का नॉन ऑब्जेक्ट का मतलब यह है कि यह अपने आप में एक प्रिलिमिनरी नाम है। यह कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि पहले से डिस्कवर किया जा चुका है और इस ऑब्जेक्ट का यह नाम जो है हमारे प्रिलिमिनरी तौर पर यह दिया गया है। इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको नाम दिया जा सकता है, ये एक प्रोविजनल नेम है, एक कंडीशनल नेम है जिसकी मॉनिटरिंग लगातार जारी है। यानी किसी दूसरे के द्वारा डिस्कवर किया हुआ, उसके द्वारा खोजा हुआ, उसके द्वारा कंफर्म किया हुआ एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अभी जांच प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है, जो कि प्रोविजनली एक एस्ट्रॉइड के तौर पे जिसको लगभग मान्यता मिल चुकी है और जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के पास शायद जा चुका है। तो यह इस तरीके के ऑब्जेक्ट को हम लोग 7 वर्णों का नामकरण देते हैं। एक अन्य ऑब्जेक्ट और है, आप यहाँ पर देखें ऊपर की तरफ, वह 5 वर्णों का उसके ऊपर नामकरण है, S3215। अंग्रेजी का वर्ण स्मॉल s, छोटा s और 3, 2, 1, 5। तो यह किस तरीके का ऑब्जेक्ट है? यह भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि पहले से ही ज्ञात है, लेकिन ये नंबर्ड ऑब्जेक्ट कहलाता है। यह ऑब्जेक्ट भी अपने आप में विश्लेषण की प्रक्रिया में मौजूद है, इसके ऊपर भी कार्य चल रहा है। यह जो हमारा लेटर और नंबर का जो कॉम्बिनेशन है, यह एक शॉर्ट हैंड होता है, इसको हम लोग पैक्ड शॉर्ट हैंड कहते हैं। छोटे रूप में एक ऑब्जेक्ट को लिखने का तरीका है हमारे एस्ट्रोमेट्रिका का। तो 5 अंकों का जो ऑब्जेक्ट है ये भी एक ज्ञात ऑब्जेक्ट है, और 7 अंकों का जो ऑब्जेक्ट है, 7 वर्णों का जो ऑब्जेक्ट है, यह भी एक ज्ञात ऑब्जेक्ट है। अब मैं आपके सामने एक दूसरी विशेषता इन ऑब्जेक्ट्स की आपको बताना चाहूंगा। वह यह है कि जो हमारा 7 वर्णों का ऑब्जेक्ट है, इसकी शुरुआत आप देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णों से हो रही है और इसका अंत भी जब आप देखेंगे तो वह अंग्रेजी वर्णों से हो रहा है। यानी जो हमारा 7 वर्णों का ऑब्जेक्ट है वो अंग्रेजी वर्णों से प्रारंभ होता है और अंग्रेजी वर्णों पर ही यह समाप्त भी होता है। लेकिन जो हमारा 5 वर्णों का ऑब्जेक्ट आप सभी को नजर आ रहा है, इसमें एक छोटी सी एक
तब्दीली आप समय समय पर आने पर देखते रहेंगे। वह छोटी सी तब्दीली जिसकी चर्चा मैंने आप सभी के सामने करी, वह छोटी सी तब्दीली वास्तविकता में क्या है? वह छोटी सी तब्दीली यह है कि कभी कभी कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ वस्तुएं आपको इस तरह की नजर आएंगी कि उनके नाम की शुरुआत जो है वो अंग्रेजी वर्ण से हो रही है, जैसे कि इसमें नजर आ रहा है S3215। कभी कभी शायद जो है स्मॉल की जगह पे आपको कैपिटल लेटर नजर आ जाए, कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में आपको वो नंबर नजर आ जाए जिसके बाद में 4 अंक होंगे। और शायद कभी कभी यह हो सकता है कि पांचों के पांचों आपको अंक के तौर पर ही नजर आ जाएं। तो इस तरीके से दो तरीके के ऑब्जेक्ट आपको नॉन ऑब्जेक्ट ओवरले में नजर आएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर तो ओरिजिनल डिस्कवरी करने के लिए आए हैं, हम लोग कुछ खोज करने के लिए आए हैं, और उस खोज करने के लिए हमको कुछ ऐसा चाहिए जो कि अज्ञात हो, जिसके बारे में किसी को जानकारी ना हो। तो अब मैं आपका ध्यान एक तीसरे तरीके के ऑब्जेक्ट पर दिलवाना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम और कर रहा हूं ताकि आप सभी लोग ध्यान से जो है इस ऑब्जेक्ट को देख सकें और आपको ज्ञात और अज्ञात का एक हल्का सा फर्क भी नजर आ जाएगा। मैं इस हरे बटन पे क्लिक करके या कंट्रोल प्लस F1 की मदद से या टूल्स पर जाकर के स्टार्ट ब्लिंकिंग की मदद से आप सभी के सामने ऑब्जेक्ट्स को दोबारा एनिमेट करा करके ब्लिंक करा रहा हूं। आप देखिए ये मेरा ज्ञात ऑब्जेक्ट चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ आप देखें ये 1 2 3 चौथे में शायद इस प्लेट के पीछे चला जाता है, लेकिन एक अज्ञात ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर मौजूद है जो कि किसी के द्वारा शायद खोजा हुआ नहीं है। अगर खोजा हुआ होता तो इसके ऊपर कोई ना कोई तमगा, कोई ना कोई नाम, कोई डेजिग्नेशन एस्ट्रोमेट्रिका के द्वारा या अथॉरिटीज का कोई ना कोई, चाहे 7 वर्णों का हो चाहे 5 वर्णों का हो, कोई ना कोई डेजिग्नेशन इसमें अवश्य दिया होता। तो यही वह ऑब्जेक्ट है जिसके लिए आप वस्तुतः एस्ट्रोमेट्रिका या अन्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से एस्ट्रोमेट्री की पूरी कवायद करते हैं। और यदि पैरामीटर्स और प्रॉपर्टीज की स्टडी करने के उपरांत यह पैरामीटर्स के अंत में आता है, कंफर्म हो जाता है, तो यह आपकी मौलिक डिस्कवरी होगी। इट विल बी योर ओरिजिनल फाइंड, इट विल बी योर डिस्कवरी। इसको आपकी डिस्कवरी कहा जाएगा। तो ये एक मोटे मोटे तौर पर मैंने आपके सामने चीजें रखने का एक छोटा सा प्रयास किया। अब मैं जूम आउट करूंगा और इसका जो है एक सेंटेंस में पूरा मैं जो बात मैंने अभी तक कही उसको रिवाइज करूंगा। नॉन ऑब्जेक्ट ओवरले करने के उपरांत आपको दो तरीके के वस्तुएं नजर आएंगी, एक 7 वर्णों की, एक 5 वर्णों की, जो कि पहले से किसी के द्वारा खोजी हुई है। उसके अलावा आपको जब आप ब्लिंक करेंगे तो एक और भी तरीके का ऑब्जेक्ट चलता हुआ नजर आ सकता है जो कि अज्ञात है। वो मौजूद हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर आप उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को, उसके आप जो है कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर आप स्टडी करते हैं और जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनके बीच में अगर वो ऑब्जेक्ट्स अपनी जगह को स्थापित करता है, तो वही वह ऑब्जेक्ट है जो कि आपकी मौलिक मूल खोज होगी। इट विल बी योर डिस्कवरी या प्रिलिमिनरी डिस्कवरी, जिसको कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के पास कंफर्मेशन के बाद भेजा जाएगा, जो कि आपको आगे चल के अनंत कीर्ति या आपकी टीम को आगे चल के अनंत कीर्ति प्रदान कर सकती है। तो यह एक ब्लिंकिंग का हम लोग कह सकते हैं एक मूलभूत, एक नायाब नमूना है कि जिसमें हम लोग सभी चीजों को बैकग्राउंड के सापेक्ष आगे वाली चीजों को हम चलता हुआ देख सकते हैं। और कैसे चलता हुआ? चलने का मतलब है कि चलता हुआ नजर आना चाहिए, ये नहीं कि आपको चलने का आभास हो रहा है। वो अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलती हुई दिखनी चाहिए, अगर बाकी चीजें ठहरी हुई हैं तो ऐसा महसूस होना चाहिए कि वह वस्तु दौड़ रही है। और साथ ही साथ कोई भी वस्तु अपने आप में एस्ट्रॉइड कब होती है, उसके लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमको जो है उसके 3 प्रॉपर्टीज हमको देखनी होती हैं। पहली चीज ये है वो एक सीधी रेखा में चलनी चाहिए। इट शुड मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अब सीधी रेखा आड़ी भी हो सकती है, तिरछी भी हो सकती है, ऊपर से नीचे हो सकती है, दाएं से बाएं हो सकती है, बाएं से दाएं हो सकती है, नीचे से ऊपर हो सकती है, लेकिन वो चारों इमेजेस जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, चारों फ्रेम्स, उसमें वो सीधी रेखा में मेरा ऑब्जेक्ट चलना चाहिए। दूसरा ये है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी उसका जो वेग है, उसकी जो संवेग है, वो जो है
एक सा होना चाहिए, यानी अंदाजे पे वो जो चल रहा है एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जितनी दूरी कवर कर रहा है लगभग उतनी ही दूरी उसको दूसरे से तीसरे में कवर करने में उतनी ही दूरी कवर करना है। तीसरे से चौथे फ्रेम में जाने पर भी अंदाजिया उसको लगभग उतनी ही दूरी को कवर करना है। और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि उसकी जो चमक है, जिसको एस्ट्रोनॉमिकल मैग्नीट्यूड कहा जाता है, वो लगभग लगभग फेयरली कांस्टेंट होना चाहिए। उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए, वो बदलता हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे कि जो हमारे उल्का पिंड होते हैं वो क्या होता है, पहले चमकते हैं, बहुत तेजी से चमकते हैं, फिर जल करके समाप्त हो जाते हैं। तो उनका मैग्नीट्यूड पहले चमक बहुत तेज होती है, फिर एकदम से गायब हो जाती है। ऐसी स्थिति हमारे सामने नहीं आनी चाहिए। जो उसकी चमक इमेज 1 में है वही चमक इमेज 2 में रहनी है, वही चमक इमेज 3 में रहनी है, वही चमक इमेज 4 में रहनी है। तो इन तीन प्रॉपर्टीज को हम लोग कुछ अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से, कुछ प्रॉपर्टीज जो कि थियोरेटिकल हैं, ये तो मैंने प्रैक्टिकल बात आपसे कही, लेकिन सॉफ्टवेयर में तकनीकी नामों के माध्यम से हम उन सभी को जानेंगे। और ब्लिंकिंग में आगे बढ़ा जाए उससे पहले एक आखिरी जानकारी, आखिरी दो जानकारियां मैं आपके सामने और रखना चाहूंगा। पहली जानकारी यह है कि आप अपने इमेज फ्रेम में केवल उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर करेंगे, केवल उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज का विश्लेषण करेंगे, उनके चरित्र का चिंतन करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, जो कि कम से कम दो, ये जो पूरा इमेज सेट जो 4 इमेजेस का सेट है उसमें कम से कम 2 इमेजेस में उसको मौजूद रहना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने एक में प्रॉपर्टीज देखी तो उनको वेरीफाई करने के लिए दूसरे इमेज में उसका होना जरूरी है। नहीं तो आप ये कैसे कहेंगे कि वो सीधी रेखा में चल रहा है, आप कैसे कहेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड या उसकी चमक एक सी है, आप कैसे कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी या उसका वेग के बारे में आप कैसे बताएंगे। तो सबसे अच्छा तो होगा कि अगर वो चारों इमेजेस में मौजूद है, जैसे कि हमारा ये 7 वर्ण का ऑब्जेक्ट चारों इमेजेस में मौजूद है। आप देख सकते हैं इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4, ये चारों में मौजूद है। आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा अननोन ऑब्जेक्ट है, जिसके बारे में भी जानकारी नहीं, अज्ञात है, वो 3 इमेजेस में मौजूद है। मौजूद वो चारों में है, लेकिन चौथी इमेज में जाकर के वो प्लेट के पीछे हो जाता है। आप देखिए इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3 और इमेज 4 में क्रॉस वायर के पीछे। यानी ये दो ऑब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिनको हम जो है कंसीडर कर सकते हैं अगर ये प्रॉपर्टी पे खरे उतरते हैं। और सबसे आखिर में आप देखिए, एक ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि 5 वर्णों वाला है। ये हमको इमेज 1 में तो नजर आता है, लेकिन इमेज 2, 3, 4 में नहीं दिखाई देता। तो हम इसकी प्रॉपर्टी जो इमेज 1 में होंगी उसको हम किससे उसका मिलान करेंगे? उसका मिलान नहीं हो सकता। तो चूंकि मिलान नहीं हो सकता, उनको मिला नहीं सकते, तो इसलिए जो है हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो मोटे मोटे तौर पे देखने पे हमको नजर आता है यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी हम लोग चर्चा व्यक्तिगत तौर पर इस इमेज सेट के लिए कर सकते हैं। लेकिन क्या कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है? ये तो केवल एक बात कही और पहली बात का पहला हिस्सा कहा। पहली बात का दूसरा हिस्सा यह है कि हमको जो है व्यक्तिगत तौर पे जूम इन करके प्रत्येक स्क्वायर का, क्योंकि 4/4 का जो स्क्वायर है, तो प्रत्येक स्क्वायर में हमको इमेजेस को देखना होगा कि कोई ऑब्जेक्ट हमको चलता हुआ तो नहीं दिख रहा है, और उनको चलते हुए देखने के उपरांत हमको ये देखना होगा कि हर पंक्ति में, हर कॉलम में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट यदि हमको चलता हुआ दिख रहा है तो उसको भी हमको कंसीडर करना होगा। हमको 2 या 3 ऑब्जेक्ट एक जगह पे दिख गए, नॉन ऑब्जेक्ट ओवरले में दिख गए और हमारा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हमको मैनुअल स्कैनिंग करनी है, एक एक स्क्वायर में जाना है, एक एक पंक्ति में जाना है, एक एक कॉलम में जाना है, और उसको हम लोगों को चारों इमेजेस को ब्लिंक होने के दरमियान बहुत आराम से, बहुत करीने से ऑब्जर्व करना है। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हमसे छूटने ना पाए जो कि शायद एस्ट्रॉइड हो सकता है, लेकिन हमारी हड़बड़ी या जल्दबाजी में वो एस्ट्रॉइड होने से वंचित रह गया या उसका पता लगने से रह गया। ये तो पहली बात थी जो हमारी पूरी होती है। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि मैं कहना चाहूंगा कि वो ये है आप सभी के सामने कि एक 7 अंकों का ऑब्जेक्ट आपके सामने है, 7 वर्ण का, एक 5 वर्ण का ऑब्जेक्ट आपके सामने है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट आपके सामने है जिसका कोई भी नाम नहीं है। तो इसलिए आपको अपना व्यक्तिगत तौर पे जो डिस्कवरी होगी वो ऑब्जेक्ट है जो कि अज्ञात है। साथ ही साथ तो इस अज्ञात ऑब्जेक्ट को ही आप अपना नाम या अपनी टीम का नाम देंगे।
7 वर्णों के ऑब्जेक्ट को या 5 वर्णों के ऑब्जेक्ट को आप अपना नाम नहीं देंगे। इसमें जो है आपको बहुत ध्यान रखने के लिए ये चीज अत्यंत ही आवश्यक है। इसी के साथ मैं अपने इस भाग का अंत करता हूं और प्रॉपर्टीज के एनालिसिस के लिए वीडियो के अगले भाग में आपसे मिलता हूं। धन्यवाद।